पता नहीं है, मैं किसी को जो भी हैं ऐड कर दो। ओके यार, मेरे ग्लासेस ले आओ, सॉरी उधर शायद रखे होंगे जहाँ कुरान शरीफ रखा था। इसको भले ऑन कर दो, माइक को और कैमरा को। ठीक है। ओके, ग्लासेस मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी सर। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, वॉइस क्वालिटी वगैरह ठीक है? आपको कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज तो नहीं है? नो सर, आपकी आवाज़ सही आ रही है बिल्कुल, ओके, और थैंक आपकी यू वेरी पिक्चर भी। मच। ओके, थैंक यू। So far we have 11 people who have entered they are waiting room. They are in the waiting room. Okay. इसको थोड़ा सा अगर साइड पे कर दो ना, ये जो बॉक्स आता है ये साइड में नहीं जा सकता? नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये जो सामने ये जो इसके पॉपअप्स आते हैं ना, इसको अगर साइड में, हाँ अब सही है ना? ठीक है। हेलो।
आधा है पानी तो भरे है तो या शायद है कि नॉर्मल है डिस्पेंसर पे दी बस मिक्स करे I think we have a company as well. Sorry. अच्छा, आप लोगों ने अपने जो अपने जो खुद अपने आप को म्यूट किया हुआ है या ये बाय डिफॉल्ट म्यूट है? हेलो। सर हमने खुद अपने आप को म्यूट किया हुआ है। अच्छा, क्यों? वाई? सर ताकि सबकी बैकग्राउंड में आवाज ना आए और आपका लेक्चर हम इजीली सुन सकें। अच्छा, ओके। तो अब आई एम टॉकिंग टू होम? सॉरी, मैं आपका नाम पढ़ नहीं पाया सही तरह से। सर मरियम हालीबोटो। मरियम हालीबोटो, ओके। अच्छा मरियम, आप मुझे थोड़ा सा फैसिलिटेट करती रहें इस मामले में। और जी सर। मैं चाहूँगा कि जो अभी हमारी इस वक्त की क्लास है ना, ये थोड़ी इंटरेक्टिव हो। तो कोई तरीका निकालें ऐसा। सर हमारी सीआर हिरा हैं, आप उन्हें बोलें या फिर सबको बोलें कि सब इंटरेक्टिव रहें ड्यूरिंग क्लास। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आपको अगर कोई जैसे सवाल पूछा जाता है ना, तो उस वक्त अपना माइक ऑन कर लें। आपका पॉइंट बड़ा वैलिड ओके। है कि अगर सारे माइक ऑन होंगे तो बहुत ही नॉइजी हो जाएगा ना, ये सब कुछ क्लासरूम बहुत नॉइजी हो जाएगा। तो यस सर। उसमें लेकिन इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन सो समबडी शुड रिप्लाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ओके एक सर। फीलिंग ये नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं बिल्कुल कोई मतलब दीवारों से बातें कर रहा हूँ। मुझे एक एहसास होना चाहिए कि स्टूडेंट सामने मौजूद हैं। तो ओके सर, उसके थैंक यू लिए सर। अच्छा, ये वाला जो सेशन है, पिछला जो था हमारा एक्सरे वाला, उसमें तो बेसिकली एक डिलीवरी ऑफ नॉलेज थी और डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पे जो है ये क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है। और इसके अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप चलें तो हमें ये पता हो कि हम उसको समझ भी रहे हैं ना उस चीज़ को। ठीक है। तो क्योंकि आपकी हेड नोडिंग को मैं नहीं देख सकता, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को मैं नहीं देख सकता, तो एटलीस्ट मुझे कोई ना कोई रिस्पांस मिलनी चाहिए कि जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों की बात समझ में आ रही है एंड आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट, या मैं बता रहा हूँ और आप समझ नहीं रहे उस चीज़ को ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो उसके लिए कोई तरीका निकालें, या तो आप में से कुछ लोग ऑन हो जाएं, आपके जो आपकी वीडियो है वो मुझे नज़र आ रही हो, तो आई मस्ट नो कि भाई ये 3 4 5 लोग हैं जो एटलीस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लास को। मैं उनको आई कैन सी, आई कैन वॉच यू पीपल अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट। और अदरवाइज या फिर आप मुझे पंक्चुएट करें, या कुछ कोई ना कोई तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे ये पता चले कि क्लास जो है वो वाइब्रेंट है। So I don't know how many have enrolled so far. आप लोगों को मैसेज तो टाइमली कन्वे हो गया था ना? ऐसा तो नहीं है कि लेट मैसेज मिला हो, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं ना। सर कुछ लोगों का ज्वाइन नहीं हो रहा था, इस वजह से मैसेज तो सबको मिल गया था, ज्वाइन नहीं हो रहा कुछ लोगों का, शायद नेट का इशू है क्या है सर। ओके, मीटिंग में है, ज्वाइन नहीं हो रहा सर इसलिए। ठीक है। तो अभी तक हमारे पास 50 पार्टिसिपेंट्स हैं। आपको जब जब आप समझें कि काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो मुझे फिर बता दें, तो फिर हम स्टार्ट करें। जस्ट सर 1 मिनट में सर बाकी सबको भी कह देते हैं सर, आ जाते हैं। जी, थैंक यू। थैंक यू। Asma, you want to say something?
सर आपने वेटिंग रूम में रखे हुए स्टूडेंट्स, प्राइवेसी रखी हुई है सर? नहीं, मैंने कोई प्राइवेसी नहीं रखी हुई। वेटिंग रूम में जो जो आ रहा है ना उसको एडमिट करता जा रहा हूँ। वेटिंग में हैं ठीक है कुछ सर, लोग आ रहे हैं, लेकिन वो जैसे ही वेटिंग में लोग आ रहे हैं उनको मैं एडमिट कर रहा हूँ ना। ठीक है सर। सर प्लीज दोबारा चेक कर लें, कुछ स्टूडेंट्स दोबारा आ रहे हैं शायद, तो आप चेक कर लें साथ साथ सर। 1 person इज इन वेटिंग, सिरत तालपुर, यस सर। और बाकी तो हैं अभी, ये भी एडमिट हो गई हैं। ठीक है। हाँ, अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप टाइप भी कर सकते हैं ना, जैसे आप चैट कर रहे होते हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको वर्बली इफ यू कैन आस्क। ओके, सो शैल वी स्टार्ट? यस सर कर दें, 54 स्टूडेंट्स हैं सर। सो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये ईआर की रोटेशन जब आपकी होती है उससे रिलेटेड है ये टॉपिक, और इसको अगर हम वर्ड बाय वर्ड केयरफुली पढ़ें इसको, तो दिस इज द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट। तो ये जो सारे अल्फाज हैं इनको गौर करने की ज़रूरत है। एक तो ये इनिशियल असेसमेंट है, दिस इज़ नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट असेसमेंट। बहुत ही शुरू में जो है वो आपको जो एक असेसमेंट करनी होती है in the very early phase of your contact with the patient, तो उस वक्त की ये उस वक्त आप कैसे असेसमेंट करेंगे, दिस इज एग्जैक्टली एंड प्रिसाइजली फॉर द जूनियर डॉक्टर्स। अब of the critically ill patient, okay, so see, so we have to decide the learning objective of this session। ठीक है, हम इस सेशन में बेसिकली सीखना क्या चाहते हैं। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ताकि जब आप लोग ये 1.25 घंटे के सेशन के बाद जब आप क्लास ख़त्म हो उस वक्त आप ये देखें कि ये चीज़ जो बेसिक आइडिया है इस क्लास का वो हमने अचीव किया है या नहीं किया है। सो बेसिकली द पर्पज़ इज़ कि एक यंग डॉक्टर जो है, जैसा कि आप लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, नेक्स्ट ईयर यू विल बी डूइंग द हाउस जॉब, तो उसके अंदर अभी तक लोग एक्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं ना, ये इशू है। आप लोगों को एक इनिशियल असेसमेंट का पता हो, जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में स्टे करते हैं वैसे वैसे आप चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। आप में से सारे लोग फिजिशियन नहीं बनेंगे, वेरी फ्यू ऑफ यू विल ऑप्ट टू बिकम अ फिजिशियन, मोस्ट ऑफ यू विल गो टू द अदर स्पेशलिटीज़। लेकिन बीइंग अ डॉक्टर, एन एमबीबीएस डॉक्टर, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर एक मरीज़ अपेरेंटली लुकिंग सिक है तो उसको हम कैसे असेस करेंगे, और एक रीजनेबली गुड वे में, बहुत ही एग्जैक्टली और प्रिसाइजली नहीं, क्योंकि ये तो फिर इंटेंसिविस्ट का काम है। इंटेंसिविस्ट जो होते हैं वो आम फिजिशियन भी नहीं होते। इंटेंसिविस्ट वो होते हैं जो कि इंटेंसिव केयर यूनिट में काम कर रही है, इंटेंसिव केयर यूनिट के फिजिशियंस होते हैं। लेकिन एक आम डॉक्टर को क्या आना चाहिए कि वो कैसे शुरू में उसको कैसे पता चले कि भाई ये मरीज़ आम मरीज़ों से ज़्यादा सिक है। तो आपको ये इसलिए पता होना चाहिए कि इस दफ़ा थोड़ा सा इशू ये है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बार बार थोड़ा थोड़ा करके ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स सर हैं। एक ऑप्शन है सर, आप ऑप्शन में कर सकते हैं अपना वेटिंग रूम को अनेबल, तो फिर सर खुद ही स्टूडेंट ज्वाइन करते रहेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑप्शन होता है सर सेटिंग के अंदर कि आप वेटिंग रूम को अनेबल रखेंगे तो स्टूडेंट्स खुद ही ज्वाइन कर लेंगे, तो यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट। ओके, ठीक है ना, ठीक है, लेट मी डू दैट ना। अभी मैं तो क्लास अब शुरू हो गई है। हसन बेटा इसको एनेबल कर दो ना वेटिंग रूम वाले ऑप्शन।
The second point is कि the first point is the understand the gravity of the illness. Okay, जो इसकी शिद्दत है बीमारी की उसको समझें, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये है कि हमें कुछ ना कुछ जल्दी करने की ज़रूरत है। ये वो मरीज़ नहीं है जो आके कहता है कि जी मुझे ये गर्दन के पास यहाँ पे एक गांठ हो गई है और ये 15 दिन से है, तो अब ये बढ़ रही है साइज़ के अंदर, तो बताएं मैं क्या करूं। तो ये उस तरह का मरीज़ नहीं है, ये वो वाला मरीज़ है कि जहाँ पे कोई प्रॉम्प्टनेस की ज़रूरत है और हमें बिफोर वी डू एनीथिंग हमें फर्स्ट एड तो उसको प्रोवाइड करनी ही करनी है। ओके अच्छा, ये अगली मीटिंग से हो सकेगा ना, ये जो इसमें आपका आई डोंट नो। ओके सर, ओके सर। जी थर्ड नंबर पे क्या है कि आप, क्योंकि ये ऐसे मरीज जो होते हैं इनको आप अकेले नहीं मैनेज कर सकते। अगर आप ईआर में हैं फॉर एग्जांपल या वार्ड में भी हैं, तो आपको ज़रूरत होती है एक टीम की। अगर आप इफ़ यू आर द ओनली डॉक्टर सो यू नीड टू हैव अ नर्सिंग स्टाफ, ताकि जो इसमें जो मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, मल्टी फैसेटेड अप्रोच होती है, उसके लिए आपको ज़रूरत होती है कि आपके साथ और भी लोग हों जो कि मरीज़ को हेल्प करें, और ताकि मरीज़ ज़्यादा बेहतर मैनेज हो सकता हो। फोर्थ नंबर पे ये है कि आपको ये पता हो कि भाई ये मेरा जो मरीज़ है ये आम मरीज़ों से थोड़ा मुख्तलिफ है और इसको एक डिफरेंट लेवल ऑफ केयर रिक्वायर्ड है। ये अगर घर में है तो इसको अस्पताल में भेजना है, अगर अस्पताल के वार्ड में है तो इसको एचडीयू में भेजना है, अगर ये एचडीयू में था और ज़्यादा सिक हो गया है तो इसको आईसीयू में भेजना है। तो दीज आर द डिफरेंट लेवल ऑफ केयर। ये लेवल ऑफ केयर जो है ये हमारे आज का जो टॉपिक है उसका डोमेन में नहीं आता है और इस पे हम मज़ीद बात नहीं करेंगे, लेकिन जनरली मैंने आपको बता दिया कि लेवल ऑफ केयर से मुराद क्या होती है कि जिस जगह पे पेशेंट मौजूद है क्या वो जगह उसके मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन है या नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि उसको ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो चीज़ घर में मुमकिन नहीं है, या अगर वो जनरल वार्ड के अंदर वहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी नहीं है तो आप उसको यकीनन ऐसी जगह पे भेजेंगे जहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हो। और अगर आप समझते हैं कि उसको इंट्यूबेशन की ज़रूरत है या उसको कार्डियक मॉनिटरिंग की ज़रूरत है या उसको वेंटिलेटर सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप उसको उसी लेवल ऑफ केयर पे ट्रांसफ़र करना चाहेंगे उस पेशेंट को। तो ये चार चीज़ें हैं, ये हमें हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए। हमारा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस क्लास का वो ये है कि हम मरीज़ की जो बीमारी है या उसकी जो सिकनेस है या इलनेस है उसकी शिद्दत को समझ सकें, नंबर वन। उससे हम देन एंड देयर बिफोर वी डू एनीथिंग फर्दर जो उसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से उसको इमीडिएटली मैनेज कर सकते हैं। वो हम उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें बिफोर वी आर एबल टू शिफ्ट द पेशेंट, एंड यू मस्ट कॉल फॉर असिस्टेंस। जहाँ हम ये फील करें कि ये पेशेंट अकेले हमसे मैनेज नहीं होगा वहाँ हमें इमीडिएटली एक कॉल देनी चाहिए सो दैट अदर पीपल आर हेल्पिंग, एंड द पेशेंट मस्ट बी एट द appropriate place, so the level of care. Okay, so are we done with that? Yes, sir. यस सर। Okay, तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि हमने अभी तक पहली स्लाइड हमने जो है वो उसको हमने डिस्कस किया है और उसमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के डिस्कशन के वो हमने डिटरमिन कर लिए हैं, वो हमने तय कर लिए हैं कि हम जब ये क्लास कर लेंगे तो हम क्या सीखना क्या चाहते हैं। बेसिकली हम ये सीखना चाहते हैं कि एक यंग डॉक्टर जो कि बिल्कुल फ्रेश डॉक्टर है, एमबीबीएस है और उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और उसको कोई बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट मिलता है तो वो उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके माइंड में क्या चीज़ें फौरी तौर पे आ जानी चाहिए। पहले ये कि वो उसकी शिद्दत को समझे, वो कैसे समझेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसको एक फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की जाए। ये आप अगर सेशन ले चुके हैं इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट तो उसमें आपने देखा होगा कि हाउ टू मैनेज द पेशेंट इनिशियली and call for assistance. This is again very important. You can't manage this patient solely.
और शिफ्ट द पेशेंट टू द अप्रोप्रिएट प्लेस। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 स्टेप्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। करना यस क्या, सर। थैंक यू। हमें करना क्या होता है इसके अंदर? रूटीन में जो आपने थर्ड ईयर में पढ़ा है और जो आप वार्ड पोस्टिंग्स में भी देखते हैं, आप में से कुछ लोग अपनी मेडिसिन की रोटेशन कर चुके हैं, कुछ गैस्ट्रो की रोटेशन कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसकी हमेशा तालीम दी जाती है कि भाई आपने पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, हिस्ट्री के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अपना डिसिप्लिन होता है, फिर आपने पेशेंट को एग्जामिन करना है, उसके बाद पेशेंट को जो है आपने अगर कोई ज़रूरत महसूस कर रहे हैं तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे आप। और सारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो एकदम से तो नहीं आपके सामने आ जाती हैं, इट टेक्स टाइम जब तक वो इन्वेस्टिगेशंस रिटर्न होती हैं। और बाज़ दफ़ा आप इंतज़ार कर सकते हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हैं आप पेशेंट को कोई वक्ती सा इलाज दे सकते हैं या उसे कोई भी इलाज ना दें। अगर आप बाहर की दुनिया में देखें, जो एडवांस्ड वर्ल्ड है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, वहाँ पे वो जब तक मरीज़ की डायग्नोसिस अचीव नहीं कर लेते, जब तक वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, भले उसमें हफ्ते लग जाएं या महीने लग जाएं। पेशेंट इंसिस्ट करता है जी कुछ दे दें, लेकिन वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था। तो कोल्ड केसेस में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम जिस जिस सिनेरियो में इस वक्त हम मौजूद हैं और जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ जो है ये हिरार्की इस तरह से फॉलो नहीं होती है। यहाँ पे जो सिस्टमेटिक अप्रोच है वो हमें चेंज करने की ज़रूरत होती है और नेसेसिटी है, मस्ट है कि हम उस अप्रोच को चेंज करें और हमें कुछ चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी होती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम असेसमेंट भी करते रहें। जो पार्ट मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि फर्स्ट एड अगर हमें देनी है तो वो हम फर्स्ट एड देंगे, लेकिन अगर पेशेंट ईआर में है या एचडीयू में है और वहाँ पे वो ज़्यादा सिक हो जाता है, तो हमारे पास जो भी अवेलेबल टूल्स हैं, जो भी अवेलेबल सपोर्ट है हमारे पास, वो हमें फ़ौरन शुरू करनी है। और अगर पेशेंट अभी आपने रिसीव किया है क्लास अपने ईआर के अंदर और आपने पूरी हिस्ट्री नहीं भी ली है, लेकिन आप समझते हैं कि पेशेंट हाइपॉक्सिक है या साइनोज्ड हो रहा है, तो बिफोर टेकिंग एनी हिस्ट्री, इसको क्या हो गया, कब से हो गया, ये हम बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन पहला काम हम क्या करेंगे कि हम उसको ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे। हम उसको नेजल प्रॉन्ग्स जो अवेलेबल हैं वहीं पे उसी के जरिए ऑक्सीजन देंगे एंड देन विल स्टार्ट मैनेजिंग द पेशेंट। और अगर पेशेंट चोक कर रहा है या एस्फिक्सिएट कर रहा है या आप समझते हैं एयरवे उसका मेंटेन नहीं है, तो आप फौरन उसको लेटरल पोजीशन में शिफ्ट कर देंगे। सो द मैनेजमेंट गोज साइड बाय साइड, या मे बी सम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट गोज बिफोर यू स्टार्ट your you have finished your assessment, the initial assessment. The third thing is the monitoring. मॉनिटरिंग के अंदर दो तरह की मॉनिटरिंग होती है और मॉनिटरिंग में एक वो मॉनिटरिंग होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग है, जो कि आपने अगर ईआर में आप लोग गए हैं तो आपने देखा होगा कि मॉनिटर बेड साइड के ऊपर रखे हुए होते हैं। और दूसरी तरह की मॉनिटरिंग वो होती है जो कि फिजिकल मॉनिटरिंग होती है, जैसे आप ब्लड प्रेशर किसी का फिजिकली मॉनिटर कर रहे होते हैं या पल्स या रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर रहे होते हैं या आप उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये मॉनिटरिंग जो है ये भी साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हमारे पास एक बहुत सिक पेशेंट आता है तो हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो पल्स ऑक्सीमीटर है जो कि हैंड हेल्ड भी होता है, जो कि आपकी पॉकेट में होता है। आपने देखा होगा अगर आपके अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप है, सारे जितने डॉक्टर ईआर में काम कर रहे होते हैं उनके पास एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है जो उनकी पॉकेट में होता है और वो फिंगर प्रोब होती है। बेसिकली वो फिंगर पे लगा के कहीं पे भी हो वो उसको चेक कर सकते हैं कि कितनी मॉनिटरिंग इस वक्त ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी है। इसी तरह से जो आपके पास जो मॉनिटर होता है जो बेड साइड के ऊपर एक साइड पे रखा हुआ होता है, कार्डियक मॉनिटर जो होता है, उसके अंदर भी एक प्रोब अटैच होती है जिसके ज़रिए से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं और इमीडिएटली मॉनिटरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही पेशेंट बेड के ऊपर आया है, हमने उसके साथ प्रोब अटैच करनी है, ईसीजी की लीड्स अटैच करनी है, ये सब चीज़ें शुरू के 2-3-4 मिनट में हो सकती हैं और हमें फ़ौरन ही उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेजनी होती हैं। मिसाल दे देता हूँ आपको इन्वेस्टिगेशन की। जैसे ही पेशेंट आपके पास आता है और आपको पता चलता है कि ये पेशेंट डायबिटिक है, आप उसको उसी वक्त देन एंड देयर उसकी फिंगर स्टिक से आप उसकी शुगर चेक कर सकते हैं। आप उसके जो है वो ब्लड सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं, आप वो लेबॉर्ट्री में भिजवा सकते हैं। ये सारे काम जो हैं ये फर्स्ट फ्यू मिनट्स
मे बी 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एक सिस्टम है जिसको हम यूजुअली फॉलो कर रहे होते हैं, और जिसमें पहले हिस्ट्री, फिर एग्जामिनेशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर ट्रीटमेंट, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि पेशेंट बहुत सिक है। और हमें ये सारी चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स आप लोग प्लीज़ याद रखिए। बहुत मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन है, देयर आर वेरी फ्यू स्लाइड्स इन दिस प्रेजेंटेशन, लेकिन ये सारी चीज़ें याद रखने की हैं। तो असेसमेंट, मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। In a critically ill patient, all these actions go simultaneously because time is crucial. ठीक है, तो टाइम की क्या अहमियत है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। सॉरी, ओके, कैन यू हियर मी? यस सर। थैंक यू। बीच में कोई इंटरप्शन तो नहीं हुई थी? सर इंटरप्शन हुई थी बीच में, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आपका माइक शायद बंद हो गया था। ओके ओके, अब आप लोग मुझे क्लियरली सुन सकते हैं। तो बेसिकली हम ये बात कर रहे थे कि ये क्रिटिकली इल पेशेंट है कौन ना, हम क्यों हम कहते हैं कि टाइम इज क्रूशियल। ठीक है, सो दिस इज अ सीरियसली इल पेशेंट हु कैन डाई इन मिनट्स टू आवर्स। ये पेशेंट वो पेशेंट है जिससे ज़्यादा सीरियस शायद कोई पेशेंट हो नहीं सकता। सारे पेशेंट एक जितने सीरियस नहीं होते, लेकिन क्रिटिकली इल अगर हम कह रहे हैं, अगर हम उसको लेबल कर रहे हैं कि ये क्रिटिकली इल है, तो बेसिकली हम वी आर डीलिंग विद अ पेशेंट हु इज इंटेंट टू डाई विद इन मिनट्स टू आवर्स। हो सकता है वो चंद सेकंड में या मिनट्स में या चंद घंटों के अंदर अंदर मर सकता हो अगर उसको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलती है। तो जब ऐसा पेशेंट हमारे सामने हो तो हमें क्या, किस तरह से हमें रिएक्ट करना चाहिए? सो द की पॉइंट इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी और अ सेंस ऑफ इमरजेंसी। यहाँ पे हम स्लो मोशन मोड में नहीं चल सकते। यहाँ पे हमें ये बहुत फास्ट चीज़ों को तय करना होता है। अपने जो हमारे एक्शंस हैं वो बहुत क्विक होने चाहिए। हमें मेंटली बहुत क्विक होना चाहिए, हमें फिजिकली बहुत क्विक होना चाहिए, हमें एक फास्ट मोड के अंदर होना चाहिए ताकि हम उस पेशेंट की जान बचा सकें। इसमें से अक्सर मरीज ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर अप्रोप्रिएटली मैनेज किया जाए तो ये सरवाइव कर जाते हैं। और उसमें से भी अक्सर मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फिर नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं। एक आपको मिसाल देता हूँ, एक पेशेंट सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आता है और हाइपॉक्सिक है, और हमारी डायग्नोसिस शायद स्टैब्लिश ये होती है कि ये एक्यूट सीवियर एस्थमा है। अगर हम उसकी सीवियरिटी को नहीं जज कर पाएंगे तो पेशेंट विल डाई। लेकिन अगर हम उसकी सीवियरिटी को असेस करके उसको अप्रोप्रिएटली ट्रीट कर दें तो हो सकता है वो अगले 4 से 6 घंटों के अंदर इतना बेहतर हो जाए कि वो नेक्स्ट 12 टू 24 आवर्स के अंदर वापस अपने घर भी जा सकता हो, और हो सकता है कि दोबारा उसे कभी अस्पताल में आने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो इतना बेहतर हो जाए। सो हमारी एज अ डॉक्टर, एज अ यंग डॉक्टर, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक है, और बहुत ऐसे टाइमिंग्स होते हैं, बहुत सारे वक्त ऐसे होते हैं हॉस्पिटल केयर के अंदर जब सीनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो उस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं होते हैं। जैसे सुबह के वक्त में तो सारी फैकल्टी होती है, सारे कंसल्टेंट्स मौजूद होते हैं, लेकिन शाम के बाद या आफ्टरनून के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोई रेजिडेंट, 4th ईयर का रेजिडेंट होता है या कभी कभी सीनियर रजिस्ट्रार भी होते हैं,
और हर दफ़ा सीनियर रजिस्ट्रार नहीं भी होते। ऐसी सूरत हाल में जो सारी जिम्मेदारी होती है, अगर पेशेंट शाम के बाद टिल नेक्स्ट मॉर्निंग किसी वक्त में रिपोर्ट करता है, और बहुत सारे मरीज जो कि ज़्यादा सिक होते हैं, दे डोंट वेट फॉर द ओपीडीज टू ओपन। वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते कि कब डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बैठेंगे या कब ओपीडी खुलेगी और कब डॉक्टर उसमें आएगा और हम जाके मरीज़ को दिखाएंगे। ये वो पेशेंट होते हैं जो इतने बीमार होते हैं कि जिनको फौरी तौर पे अस्पताल में लाया जाता है, और इसी की वजह से जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो 24 घंटे बिल्कुल एक जैसा काम करता है। वहाँ पे कोई दिन या रात नहीं होती है, वहाँ पे 24 घंटे एक जैसे हालात होते हैं। पेशेंट किसी भी वक्त सीरियस कंडीशन में लाया जा सकता है। समहाउ हमने देखा यह है कि उस वक्त वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, और जूनियर डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको इनिशियल असेसमेंट का पता हो। उन्हें ये पता हो कि पेशेंट जो है वो कितना सिक है, और हम उसको जज कर सकें, हम उसको असेस कर सकें कि दिस पेशेंट इज़ क्रिटिकली इल, और इस पेशेंट को हम के साथ हमें वो सारी चीज़ें करनी हैं जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी। सो द पॉइंट इज़ कि हम उसको असेस करें, और अर्जेंटली हमें कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। ओके, तो दिस इज़ अ सीरियसली इल पेशेंट हु कैन डाई इन मिनट्स टू आवर्स। मिसाल के तौर पे अगर एक्यूट चेस्ट पेन के साथ आया है और द डायग्नोसिस इज़ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और उसको हम रिकग्नाइज कर लेते हैं और इमीडिएटली उसको सही जगह पे रेफ़र कर देते हैं, और उसको सही जगह पे हम अपने कार्डियक लैब में उसको भेज देते हैं, और उसकी प्राइमरी पीसीआई हो जाती है। बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। वो पेशेंट जो शायद मर जाता या शायद सारी ज़िंदगी के लिए इनकेपेसिटेटेड हो जाता फ्रॉम द हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उस पेशेंट को हमने टाइमली इंटरवीन करके उसको हमने प्राइमरी पीसीआई के ज़रिए से उसका हमने हार्ट जो है उस हार्ट मसल को साल्वेज कर लिया है। इसी तरह से अगर एक रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ पेशेंट आया है, उसको हम इतना अच्छा मैनेज कर सकते हैं कि वो बाकी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकता है। अगर एक पेशेंट सीवियरली डिहाइड्रेट होके आया है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के साथ, वो सीवियरली डिहाइड्रेटेड है, और हम उसको असेस कर लेते हैं, प्रॉपरली असेस कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि वो अगले चंद घंटों के अंदर मर जाए वो पेशेंट, वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकता है, और इट विल टेक हार्डली few hours or few days to manage this patient. Okay. What are the mimicking terms? कौन सी टर्म्स हैं जिन्हें हमें डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है क्रिटिकली इल पेशेंट से? ठीक है, ये एक सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि जो सारी सीरियस इलनेसेस होती हैं वो क्रिटिकल इलनेसेस नहीं होती हैं। दो मिसालें इसके अंदर मैंने आपको दी हैं। एक होता है टर्मिनली इल पेशेंट, ये टर्म यूज़ होती है टर्मिनली इल पेशेंट। फॉर एग्जांपल स्टेज 4 ये है जिसमें पेशेंट को बता दिया गया है कि जी आपको ट्रीटमेंट जो है वो क्यूरेटिव इंटेंशन के साथ ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता क्योंकि डिजीज़ बहुत एडवांस स्टेज में चली गई है, या ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है और अब आप इसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर है या पैलिएटिव केयर के ऊपर है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पेशेंट अपने घर पे है, मैनेज हो रहा है, the life expectancy is calculated maybe few months or maybe a year or so, but the patient right now is not critically ill, the patient is terminally ill, क्योंकि अब पेशेंट उस कंडीशन से रिवर्स होके वापस नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं आ सकता। जैसे अभी हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की थी कि एक पेशेंट है जिसको कि ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसको कि हम अगर मैनेज कर लेते हैं तो वो रिवर्सिबल कंडीशन है, ऐसे में तो पेशेंट रिवर्ट हो जाता है। या अगर वो रिवर्ट कम्प्लीटली नहीं भी होता, मिसाल के तौर पे CLD का पेशेंट है और ब्लीड करके आया है और शॉक में है उस वक्त,
और आपने उसको जो है प्रॉपर्ली मैनेज कर लिया, तो आपने उस कॉम्प्लिकेशन को मैनेज कर लिया, लेकिन जो उसकी बेसलाइन इलनेस है उसको आपने मैनेज नहीं कर सकते। आप क्रॉनिक लिवर डिजीज को आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो आप उस प्रोसेस को या उस कॉम्प्लिकेशन को रिवर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वो पेशेंट है, टर्मिनली इल पेशेंट वो है जो कि जिसमें आप प्राइमरी डिजीज जो है उसको उसमें इंटरवीन नहीं कर सकते हैं और पेशेंट सपोर्टिव केयर के ऊपर है। लेकिन वो इस वक्त राइट नाउ पेशेंट इज नॉट क्रिटिकली इल। हो सकता है आगे जाके किसी स्टेज में वो क्रिटिकली इल हो जाए, बिफोर द डेथ हो सकता है पेशेंट क्रिटिकली इल हो, यकीनन होगा उस वक्त, लेकिन राइट नाउ द पेशेंट इज नॉट क्रिटिकली इल। सो दीज पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड एट होम, दिस पेशेंट कैन बी मैनेज्ड डिफरेंटली। फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। फॉर एग्जांपल अनस्टेबल एंजाइना है। अब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इसमें पेशेंट जो है वो किसी भी वक्त डिटेरियोरेट भी कर सकता है, और वी नो कि वो एक बहुत ही फाइन बैलेंस है जिसपे वो पेशेंट झूल रहा है। वो बेहतर भी हो सकता है, कभी डिटेरियोरेट भी हो सकता है, उसको रिकरेंट चेस्ट पेन्स होते हैं। लेकिन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि जी अब आपको जो है इसमें इंटरवेंशन की गुंजाइश नहीं है और आपने ये मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, आपने अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड रखना है। सो यू कैन गो एंड हैव योर लाइफ, you can enjoy your routine life with these precautions. So again, the patient has a life-threatening illness, but right now the patient is not critically ill. ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि जिनको हम इस वक्त डील नहीं कर रहे हैं। हम जिस चीज़ को डील कर रहे हैं वो उस पेशेंट को डील कर रहे हैं जो कि बिल्कुल हो सकता है कि उसको कोई कोमॉर्बिड्स ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल हो, अचानक से बीमार पड़ा हो, और हो सकता है वो पहले से बीमार पड़ा हो, लेकिन इस वक्त जब हमने उसको देखा है उस वक्त वो पेशेंट इतना सिक है कि वो मरने के करीब है। अब ये डिसाइड कैसे होगा, क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ को देख के हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट जो है ये बहुत सिक है और ये पेशेंट थोड़ी देर में या चंद घंटों के अंदर अंदर मर सकता है। सो हियर आई वुड लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस। अभी तक आप लोग अगर कोई आपके जहन में सवालात हैं तो प्लीज़ वो पूछ लें मुझसे, ताकि मुझे पता चले कि हम, या मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें कि हम सही स्पीड पे जा रहे हैं या कैसे हैं। सॉरी आई कांट हियर यू। मैं आप में शायद कुछ पूछा है लेकिन मैं सुन नहीं सका आपको। जी सर आपने पीछे शायद असेसमेंट हो तो आपने कहा कि हमें सॉरी बहुत एकदम से शोर की आवाज़ आ रही है। मेरा ख्याल है माइक को म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत शोर की आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं ना। जी यस सी आर, कैन यू रिस्पॉन्ड? डॉक्टर हाली पोटक, कैन यू रिस्पॉन्ड? यस सर, यस सर। जी जी सर, समझ में आ गया, क्लियर है सबको आई थिंक। ओके ठीक है। कोई आप लोगों के जहन में अगर सवाल नहीं आए थे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये पेशेंट्स यूजुअली कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये पेशेंट्स, कहाँ कहाँ आपका इनकाउंटर हो सकता है ऐसे मरीजों के साथ। तो आपको जो ट्रेन किया जा रहा है वो तो बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि आप कोई भी फील्ड चूज करें, जब मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑप्स, पीडियाट्रिक्स, व्हाटएवर, तो आपको ये बेसिक्स पता हों कि भाई ये पेशेंट जो इस वक्त मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट है, नंबर वन। तो if you are staying in the profession, so you must know how to assess the critically ill patient, even if you are not practicing, but the people know that in in their neighborhood a doctor is there. वो जानते हैं कि उनके पड़ोस में एक डॉक्टर साहिबा रहती हैं और हो सकता है कि किसी वक्त में कोई इमरजेंसी हो जाए
और वो आपको कॉल करें कि डॉक्टर साहिबा चल के देखें, मेरे अब्बू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं या मेरी अम्मी को क्या हो गया है। तो ये जो पेशेंट्स हैं ये हम सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे इनको देखना? एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट एंड A&E, एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी, ये वो नाम है जो कि अक्सर जगहों पे, अक्सर मुल्कों में जो कि फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा पे इसको इमरजेंसी रूम कहते हैं, बाज़ जगह इसको कैजुअल्टी कहते हैं, लेकिन जो अस्पताल का शोबा 24 घंटे पेशेंट्स को रिसीव करता है और हर तरह के पेशेंट को रिसीव करता है, उसको एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट कहते हैं। हम क्योंकि मेडिसिन से रिलेटेड हैं इस वक्त, तो हम इसमें एक्सीडेंट के केसेस को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वक्त ट्रॉमा के, फायर आर्म इंजरीज के, रूफ कोलैप्स के, इन पेशेंट्स को हम एक्सीडेंट्स के, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और तरह के एक्सीडेंट्स, उनको हम इस वक्त यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये पेशेंट काफ़ी सिक होते हैं और बहुत बुरे हालात के अंदर इमरजेंसी में लाए जाते हैं और ये उस क्राइटेरिया को मीट करते होते हैं जिसको हम क्रिटिकली इल पेशेंट कहते हैं, लेकिन वो फिर हमारा जो डोमेन है बहुत वाइड हो जाएगा और हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे जो मेडिकल इमरजेंसीज हैं हम उनको डील करने की बात करेंगे। ओके, तो यूजुअली जो इमरजेंसी रूम है उसके अंदर पेशेंट्स, यूजुअली द पेशेंट्स आर ब्रॉट सिक। अमूमन जिनको माइनर, लेकिन सॉरी, शायद वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, तो आप अलाउ कर दें इनको। सर सिक्योरिटीज ऑप्शन होगा, यहाँ से आप अभी भी उसको डिसेबल कर सकते हैं, वेटिंग रूम वाले ऑप्शन को। सिक्योरिटी सेटिंग्स होंगी नीचे, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स और चैट का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से आप डिसेबल कर दे तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगी ऐसे। ओके, ये स्टूडेंट्स इतना देर से क्यों आ रहे हैं? ये लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे या ये काफी का शायद फिर लाइट चली जाती है या कनेक्टिविटी इशू हो जाता है, तो मे बी फिर ऑलराइट, इसलिए। ओके, थैंक यू सर। ओके, so basically these patients are very commonly seen in the ER. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और पेशेंट अगर सिक लाया जाता है वहाँ पे तो उसको हमने मैनेज करना है कि वो पेशेंट अब कहाँ जाए ना। वो पेशेंट जो है वो उसको वहीं ER में रखना है या उसको ICU में शिफ्ट करना है या उसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भेजना है, ये हमें डिसाइड करना होगा वहीं पे देन एंड देयर ER के अंदर। लेकिन हो सकता है कि हम उसको ER में ही रख के मैनेज करते रहें, तो यूजुअली ऐसे ही होता है। कम केसेस होते हैं जिन्हें हम वहाँ से HDU में या ICU में भेजते हैं। हो सकता है आपकी ड्यूटी वार्ड में हो और एक पेशेंट स्टेबल हो, किसी और रीज़न की वजह से एडमिट किया गया हो और वहाँ पे वो पेशेंट अनस्टेबल हो जाए। मिसाल के तौर पर ये क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का पेशेंट है और SBP यानी कि स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस के साथ पेशेंट आया था। चंद घंटे ER में रहने के बाद आपने इसको वार्ड में भेज दिया था या डायरेक्ट वार्ड में एडमिट किया था, और लेट नाइट आपको उसके अटेंडेंट ने आके जगाया कि जी पेशेंट जो है हमारा वो सही से सांस नहीं ले रहा है या उसको वो सीरियस हो गया है, बेहोश हो गया है। आपने जाके देखा तो पेशेंट वाकई डिटेरियोरेट कर गया था। कैसे डिटेरियोरेट कर गया था वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको कि हम स्टेबल पेशेंट्स होते हैं, जो कि वार्ड में होते हैं लेकिन अब वो अनस्टेबल हो गए हैं, उन्होंने कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ली है। मिसाल के तौर पे यही वाला पेशेंट जो SBP के साथ एडमिट हुआ था, अब ये इंटरनली ब्लीड कर गया है और अब इसको वेराइसल ब्लीड हो गई है और जिसकी वजह से वो शॉक में जा रहा है पेशेंट। So this patient who was perhaps stable a few hours ago has now become unstable, और इस पेशेंट को आपने वार्ड में देखा है। वार्ड में अमूमन एक परसेप्शन ये होता है कि अगर आपने एक दफ़ा राउंड कर लिया है तो अब आप 8 घंटे के बाद दोबारा से मरीज को देखेंगे, लेकिन ये पेशेंट आपको क्रिटिकली इल पेशेंट वार्ड में भी मिल सकता है। यू डोंट एडमिट योर क्रिटिकली इल पेशेंट्स इन द जनरल वार्ड्स, you admit your patients in the ER, HDU or ICU, but once your patient is stable you can always shift the patient to the ward. ठीक है ना, उसकी जब तक वो आप समझते हैं कि वो घर जाने के काबिल नहीं है, आप उसको वार्ड में भेज सकते हैं। और वार्ड में भी
पेशेंट उमूमन अनइवेंटफुल रिकवरी हो जाती है, पेशेंट ठीक होता है, घर चला जाता है। लेकिन हो सकता है कि ड्यूरिंग द स्टे इन द वार्ड पेशेंट कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ले, तो आप पेशेंट सिर्फ ईआर में नहीं देखते हैं बल्कि वार्ड में भी देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़े कि आपको घर पे या सड़क पे कोई पेशेंट, अचानक आदमी चलते चलते गिर जाए, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं, किसी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं, आप एयरप्लेन में हैं, आप ट्रेन में हैं, आप बस में हैं, और वहाँ पे कोई पेशेंट जो होता है अचानक कोलैप्स कर जाता है या फेंट कर जाता है, और उस वक्त आपको उसको असेस करना पड़ जाता है। या आपको घर पे बुला लिया जाता है और आपको कहा जाता है कि जी देखें पेशेंट, ये हमारे फादर हैं और हाइपरटेंसिव और डायबिटिक हैं, अब देखिए इन्हें क्या हो गया है। तो आप जब जाके देखेंगी तो आप देखेंगे यस पेशेंट इज़ वेरी सिक, और शायद पेशेंट ने स्ट्रोक डेवलप किया है या कोई और कॉम्प्लिकेशन हुई है उसके साथ, पेशेंट के साथ, या कोई साइलेंट एमआई डेवलप कर गया है। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास, अगर आप किसी पेशेंट को घर में देख रहे हैं तो आपके पास वो सारे के सारे गैजेट्स नहीं हैं, आपके पास वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है, और हर घर के अंदर बीपी एपरेटस भी नहीं होता। लेकिन आपने पेशेंट को असेस तो करना है। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जी मेरे पास इस वक्त ये चीज़ें नहीं है इसलिए मैं नहीं बता सकती कि पेशेंट कितना सिक है। तो आपकी एक मेडिकल कॉमन सेंस ज़रूर ये बताएगी कि पेशेंट कितना सिक है, और आप एक सेफ्टी का मार्जिन रखते हुए कुछ ना कुछ ज़रूर डिसाइड करेंगे कि इस पेशेंट को क्या करना चाहिए। पेशेंट को फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या टूल्स हैं हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन में, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये फैसला कर सकते हैं कि पेशेंट इस वक्त जो है हमारा वो क्रिटिकली इल है। तो इस स्लाइड का जो समरी है वो ये है कि हम क्रिटिकली इल पेशेंट्स यूजुअली कहाँ पे देखते हैं। हम देखते हैं उनको यूजुअली ईआर के अंदर, जहाँ पे अमूमन ज़्यादा सिक पेशेंट्स आते हैं, कम पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, वो गलती से ईआर में आ जाते हैं। या हमारे पास वार्ड में पहले से एडमिट हैं और वो सिक हो गए हैं, या हमने उनको घर पे या किसी और जगह पे बाहर देखा है। एचडीयू और आईसीयू जो है, यहाँ पे तो लाजमी बात है कि सिकेस्ट ऑफ पेशेंट्स को रखा जाता है, और ये पेशेंट्स बाज़ दफ़ा डिटेरियोरेट कर जाते हैं, स्टेबल होते हैं, आपके ट्रीटमेंट से बहुत बेहतर हो चुके होते हैं, लेकिन फिर कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप करते हैं और फिर ये डिटेरियोरेट कर जाते हैं। लेकिन हम इस स्टेज के ऊपर, जबकि आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, हम इस पॉइंट को फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। और जो हमारी लास्ट बट वन स्लाइड है, जो कि डेविडसन के, जो कि एक्यूट मेडिसिन का पहला पेज है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें से भी जो पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं, एचडीयू और आईसीयू मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो हैं, उसको हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। हम इस वक्त जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये कि एक जूनियर डॉक्टर को, जिसने अभी नया नया एमबीबीएस पास किया है, उसको कितना पता होना चाहिए, और आपको फाइनल ईयर में क्या तैयारी करनी चाहिए कि जब आप हाउस जॉब में आए तो आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पे बिल्कुल रॉ हैंड ना हो। So what is the next question that should come to your mind? ठीक है, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतनी लंबी तमीद जो है वो सर ने बांध दी है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि हम करें क्या, ना हम कैसे देखें मरीज को। तो ये तमहीद इसलिए ज़रूरी थी कि यहीं से जो है आपके जहन में आपका माइंड जो है वो ट्रेन होता है इस तरह से। आपको आपको गियर अप होना पड़ता है। ठीक है, आप उस सारी सिचुएशन को विजुअलाइज कीजिए, और आप इमेजिन करें कि आप उस सिनेरियो में मौजूद हैं, आप ईआर में काउंटर के पीछे हैं और आपके सामने मरीज़ आ गया है, एंड यू आर द वन पर्सन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। या आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपको ये सब कुछ इस तरह की कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ जाती है। तो दिस इज़ लाइक प्रिपेयरिंग योर माइंड। सो व्हाट यू कैन सी एंड व्हाट यू शुड लुक फॉर। क्या चीज़ आप देख सकते हैं और क्या आपको गौर से देखने की ज़रूरत है। जब आपने कुछ देख लिया है तो अब मज़ीद किस चीज़ पर गौर करने की ज़रूरत है। ओके, सो व्हाट यू कैन सी इज़ एन apparently sick patient.
इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, शायद डिस्क्राइब करना भी मुश्किल हो, लेकिन डिफाइन तो हम कर ही नहीं सकते इसको। अपेरेंटली सिक, ठीक है, आपके सामने एक मरीज है जो ठीक ठाक बैठा हुआ है, बातें भी कर रहा है, उसको कोई बीमारी है, लेकिन एक पेशेंट है जो कि कर्राह रहा है दर्द से, अपने पेट को पकड़ के जो है वो आपसे बात भी नहीं कर पा रहा, इतने शदीद दर्द में है। सो इज अपेरेंटली इन सम एगनी। ओके, तो आपकी जो एक मेडिकल कॉमन सेंस है वो बताती है कि ये पेशेंट इस वक्त बहुत पेन के अंदर। इसी तरह से आप जब रोजाना मरीजों को देखते हैं तो आपकी एक सेकंड नेचर डेवलप हो रही होती है, जिसके अंदर आप ये देखते हैं कि ये पेशेंट जो है मुझे बहुत सिक लग रहा है। ये चीज कैसे डेवलप होगी? जब आप ज्यादा से ज्यादा मरीज देखेंगे और आप इसको थॉरली जो है वो मैनेज करने के नियत से देख रहे होंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये पेशेंट शायद ज्यादा सिक है, ठीक है। तो फिर हम क्या चीजें देखें, उसको हम सब्सटेंशिएट कैसे करें, हम उसको डॉक्यूमेंट कैसे करें, उसके लिए हमारे जहन में फौरन क्या चीजें आनी चाहिए? वाइटल साइंस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। वाइटल साइंस को हम वाइटल साइंस इसलिए कहते हैं कि ये वो अलामात हैं जो कि जिंदगी के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं और इनकी मदद से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मरीज कहीं बहुत ज्यादा सिक तो नहीं है। ओके, सो वी नो द वाइटल साइंस, दीज आर द पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड टेम्परेचर। और हमें ये भी पता है अपनी बैकग्राउंड नॉलेज से कि अगर एक पेशेंट ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ आता है तो हम उसको, हमारे पास जो स्केल होते हैं उसको मेजर करने के, वो क्या होते हैं? वो डिफरेंट हैं, दुनिया भर में डिफरेंट स्केल्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन जो जो वाइडली एक्सेप्टेबल और एक्सेप्टेड है वो है GCS, ग्लासगो कॉमा स्केल, ठीक है। तो उसके ऊपर हम रख के, ग्लासगो कॉमा स्केल वो पैरामीटर है जिससे हम ये मेजर करते हैं कि हमारा जो पेशेंट है वो, उसके जो हायर मेंटल फंक्शंस हैं और उसकी जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो इस वक्त किस स्टेज के ऊपर है। तो हमें जिन चीज़ों को सबसे पहले देख लेना चाहिए वो उसके वाइटल्स हैं। अगर हमें लगता है कि हमारा मरीज ज़्यादा सिक है तो हमें किन चीज़ों को देखना चाहिए? वाइटल्स को और GCS को। GCS हम जब ही देखेंगे जब हमें लगेगा कि हमारा मरीज नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, नॉर्मल बातचीत नहीं कर रहा है, या वो बिल्कुल ही बेहोश पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो GCS है वो 15 से लेकर 3 तक जाता है, ठीक है। 15 इज अ नॉर्मल GCS, और फिर जब वो डिटेरिएट करना शुरू करेगा तो जो डीपली अनकॉन्शियस पेशेंट होता है वो GCS 3/15 में चला जाता है। तो इस वक्त हमारा जो पेशेंट है वो, उसका GCS क्या है? और वाइटल्स के अंदर अगर हमें इन 4 में से, ये 4 जो वाइटल्स हैं उसको अगर हम याद कर लें और इसी वक्त याद कर लें, इसी वक्त क्लासरूम में बैठे बैठे याद कर लें, तो हमें एक रफ आइडिया हो जाता है कि हमारा पेशेंट इस वक्त ऐसा है जिसे फौरी तौर पर कुछ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और अगर वो घर में है तो उसको अस्पताल भेजना है, अगर वो अस्पताल में है, अगर वो ER में है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट बहुत सिक है और फिर हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मज़ीद एग्जामिन करना चाहिए, ये देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे प्रॉब्लम है। सो द पल्स more than 140 or less than 40 means a tachycardia, a severe tachycardia or a severe bradycardia. You know, tachycardia जो है वो 100 से ऊपर आमतौर पे कहलाता है और bradycardia less than 60 कहलाता है या less than 50 बाज़ जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारा पेशेंट जो है उसकी पल्स more than 140 पे है या less than 40 पे है तो ये हमारा पेशेंट बहुत सिक है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन
90 millimeters of mercury or more than 220 millimeters of mercury. So your patient is critically ill, anything can happen. Respiratory rate is more than 25 and less than 8. More than 25 यानी कि tachypnea and less than 8 is hypopnea. तो अगर हमारा नॉर्मल आपको रेस्पिरेटरी रेट पता है कि 13, 14 या 15 होता है या 16 होता है, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी रेट इतना ज़्यादा वेरी कर रहा है, इफ इट इज़ आइदर लेस देन 8 यानी कि पेशेंट इज़ बेयरली ब्रीदिंग या टोटली एपनिया के अंदर है पेशेंट, या इफ इट इज़ मोर देन 25 योर पेशेंट इज़ क्रिटिकली सिक और अ टेम्परेचर ऑफ मोर देन 39 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको हम आइसोलेशन में नहीं ले सकते. बहुत दफ़ा 39 इज़ 101 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. बहुत दफ़ा ये टेम्परेचर होता है लेकिन पेशेंट ज़्यादा सिक नहीं होता, तो हम फिर उसको कंबाइन करके देखते हैं बाकी पैरामीटर्स के साथ कि वाकई हमारा पेशेंट क्या देखने में भी इतना बीमार लग रहा है या नहीं लग रहा, या हम अगर इसकी सिर्फ स्पंजिंग करें और इसको हम पैरास्टामोल दे दें तो इसका टेम्परेचर कम हो सकता है. लेकिन अगर पेशेंट विजिबली सिक है और उसका टेम्परेचर भी 39 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमें यकीनन ये सोचना चाहिए कि ये दिस पेशेंट इज़ बेटर मैनेज्ड इन द हॉस्पिटल और मे बी इन द इमरजेंसी रूम. इस पे मैंने लेस देन 35 इसलिए नहीं लिखा है कि हाइपोथर्मिया जो है वो हमारे मुल्क में एक्सट्रीमली रेयर है. हमारे यहाँ ऐसे वाक़यात नहीं होते जिसमें हम ये कहें कि जी पेशेंट को जो है वो सर्दी लग गई या वो बर्फ़ में दब गया या कुछ हो गया. तो अदरवाइज अ टेम्परेचर ऑफ लेस देन 35 इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड. GCS अगर लेस देन 10 पे चला जाए या रैपिडली फॉलिंग हो, एक पेशेंट जो था आपका वार्ड में एडमिट था, उसका GCS 10 था और अचानक से अब 8 से नीचे चला गया है, या एक पेशेंट है जो कि न्यू कन्फ्यूजनल स्टेट के साथ आया है. पेशेंट ने रिपोर्ट ये की है या उसके अटेंडेंट ने रिपोर्ट ये की है कि जी पेशेंट जो है वो इसको जो है वो कुछ दिन से, कुछ वक्त से, चंद घंटों से अजीब अजीब बातें कर रहे हैं. ओके, रेस्पिरेटरी रेट रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 25. नॉर्मल रेट आपको पता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है. आपके क्लिनिकल मेथड्स की बुक में, आपकी जो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन है उसमें इट वेरीज फ्रॉम 13, 14, 15, 16. लेकिन इफ इट इज मोर देन 25 रेस्पिरेटरी रेट और लेस देन 8, ओके, तो GCS अगर एकदम से इसका लेस देन 10 हो या रैपिडली फॉलिंग, रैपिडली डिटेरियोरेटिंग हो, या न्यू कन्फ्यूजनल स्टेट हो. न्यू कन्फ्यूजनल स्टेट ये कि पेशेंट वाज ओके, अदरवाइज पेशेंट ठीक था, मे बी उसको कोई बैकग्राउंड इलनेस हो, लेकिन कन्फ्यूजनल स्टेट में नहीं था, और ये कन्फ्यूजनल स्टेट जो है उसको अभी रिसेंटली डेवलप हुई है. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये वो चीज़ें हैं जो कि आप इनिशियली देखेंगे. अगर आपको एक पेशेंट देखने में सिक लग रहा है तो आप उसके अंदर फौरी तौर पे जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, और अगर आपने गौर किया, जी सॉरी मोमिना आप कुछ कहना चाह रही हैं? सॉरी, ओके. सो अगर आप इससे गौर करें तो ये इसमें से कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आपके पास कोई गैजेट्स नहीं भी हैं, सिर्फ अगर आपके पास BP एपरेटस या थर्मामीटर है जो कि अक्सर घरों में होता है, तो ये चीज़ें आप कहीं पे भी देख सकते हैं. ओके, अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया है तो आप ज़रूर इस पर गौर कीजिए कि पल्स, BP और रेस्पिरेटरी रेट का ताल्लुक जो है वो दो जो हमारे सिस्टम्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर या कार्डियो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनसे है. पल्स, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, तो इसको हम कलेक्टिवली कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम भी कह सकते हैं. और इसका जो मेन फंक्शन है, ऑल्दो सर्कुलेटरी सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन हैं,
और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, और ब्लड के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ग्लूकोज भी वही लेके जाता है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, सारी चीज़ें वो लेके जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स वो लेके बाहर जाता है। लेकिन जो इसका सबसे बड़ा और अहम तरीन फंक्शन है वो क्या है? टू सप्लाई द ऑक्सीजन। और हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के कोई रिजर्व्स नहीं होते। हमारी बॉडी में फूड जो है उसके बहुत सारे फॉर्म में वो उसके रिजर्व्स होते हैं, in the form of fats और carbohydrates और proteins. These are the sources of energy जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत वाफर मिकदार में मौजूद हैं, और अगर इनकी डिप्लीशन हो जाए, अचानक से नहीं लेकिन अगर ग्रेजुअली डिप्लीशन हो जाए, तो हमारी बॉडी जो है वो इसको रिकूप करती रहती है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसकी वजह से हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहती है। तो जो हमारी एनर्जी की सोर्स है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, और उसके बाद जो है फिर वो ATPs और हीट जनरेट होती है। तो जो ग्लूकोज है उसकी सोर्सेस तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, उसके रिजर्व्स भी हैं। अगर किसी आदमी को खाना नहीं भी मिले तो वो कई हफ्ते तक जिंदा रह सकता है सिर्फ पानी पी के, या बाज़ दफ़ा पानी के बगैर भी कई दिन तक जिंदा रह सकता है। लेकिन ऑक्सीजन वो चीज़ है जिसकी के हमें फ़ौरन ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन जो है वो हम इनहेल करते हैं जो सीधी लंग्स में जाती हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत लंग्स में तो होती है लेकिन उसकी सारी बॉडी को भी ज़रूरत होती है। तो बाकी बॉडी तक ये कैसे पहुंचती है? वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट ये खिदमत सर अंजाम देता है कि वो पंप करता है ब्लड को, और उसके ज़रिए से ब्लड जो है वो सारे बॉडी में सर्कुलेट करता है, और वो ऑक्सीजन को जो उसने लंग से उठाई होती है वो पूरी बॉडी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वहाँ पे वो ऑक्सीजन कंज्यूम होती है टू जनरेट द एनर्जी। सो एज सून एज द बॉडी फंक्शंस डिटेरियोरेट, जैसे ही पेशेंट सिक होना शुरू होता है, उसके कोई फंक्शंस डिटेरियोरेट करने शुरू होते हैं, तो सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट किस चीज़ के ऊपर पड़ता है? उसकी ऑक्सीजनेशन के ऊपर पड़ता है। और जब ऑक्सीजनेशन के ऊपर फर्क पड़ता है तो हमारी बॉडी की डिजाइनिंग किस तरह से है, किस तरह से हमने, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर जब फिजियोलॉजी शुरू की थी तो शायद जो पहला लेसन आपको मिला होगा वो होम्योस्टेसिस का मिला होगा। होम्योस्टेसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है कि बॉडी अपने आप को किस तरह से प्रिजर्व करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स, और उसको एक नॉर्मल रेंज के अंदर किस तरह से रखती है हर चीज़ को, टेम्परेचर को, वाटर बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, हार्मोनल बैलेंस को, हर चीज़ को किस तरह से, एनर्जी लेवल्स को किस तरह से बैलेंस किस तरह से किया जाता है। इसी वजह से हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनकी एक रेंज है, हमारी हार्ट बीटिंग की रेंज है। अगर हम भागना शुरू कर दें और हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तो हमारे हार्ट ज़्यादा ज़ोर से बीट करने लगता है, ज़्यादा दफ़ा बीट करने लगता है, और हमारा सांस ज़्यादा ज़ोर से चलने लगता है ताकि हम जो ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है वो पूरी होती रहे, बट वी डोंट फॉल सिक। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल होम्योस्टेसिस। इसी तरह से कंपनसेशन होती है, जब बॉडी डिटेरियोरेट करती है, उसके बॉडी फंक्शंस कहीं डिटेरियोरेट होने लगते हैं तो बॉडी ट्राइज टू कंपनसेट। सबसे पहले जो कंपनसेशन हमें महसूस होती है वो ऑक्सीजन की लेवल पे महसूस होती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो तो फौरन बॉडी जो है उसको पता चल जाता है और वो बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। द रीजन इज देयर आर नो रिजर्वायर्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है? बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी विद मोर ब्रेथ्स पर मिनट, दिस इज कॉल्ड टैकिपनिया। ठीक है, लेकिन टैकिपनिया अलोन इज नॉट इनफ, because if the lung is breathing more and the heart is breathing in the same fashion, तो ये ऑक्सीजन को लंग से उठाकर और बाकी बॉडी तक पहुंचाएगा कौन? तो एक कुदरती निज़ाम इस तरह से है कि हार्ट जो है हमारा वो भी जहाँ पे पेरिफेरल टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं जिसकी वजह से हार्ट बीटिंग जो है वो वैसोडाइलेशन होती है, जिसकी वजह से जो चेंजेस, जो हीमोडायनामिक चेंजेस आती हैं, ये बहुत डिटेल्ड सब्जेक्ट है, हम इसको यहाँ पे तफसील से डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज्म ये है कि जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और दोनों का मकसद ये होता है कि ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी हो रही है वो ऑक्सीजन वहाँ पे पहुँचाई जाए।
और ये भी हो सकता है, और बल्कि अक्सर औकात ऐसा ही होता है कि इन्हीं दोनों में से, हार्ट या लंग में से ही कोई ऑर्गन जो होता है वो बेसिकली डैमेज हुआ होता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हार्ट और लंग डैमेज ना हुए हों, प्रॉब्लम कहीं और हो। मिसाल के तौर पे सेप्सिस है। सेप्सिस उस लेवल का है जिसने अभी तक हार्ट और लंग्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रही है पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर, जिसकी वजह से हार्ट और लंग्स जो हैं उनको मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है और वो कंपनसेट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से टैकिपनिया और टैकिकार्डिया हो रहा है। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ें। प्लीज मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दीजिए। Yes, sir, it's clear. Yes, sir. ओके, थैंक यू। जब हम पेशेंट, आपने अगर वो क्लास अटेंड की है इनिशियल मैनेजमेंट वाली, तो उसमें भी ये चीज़ डिस्कस की गई होगी, ABCD ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो ABCD है ये बेसिकली असेसमेंट में भी काम देती है और मैनेजमेंट में भी काम देती है। ये हमारी आगे स्लाइड आने वाली है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वी मीन बाय A, B एंड C। तो A इज फॉर एयरवे, B इज फॉर ब्रीदिंग एंड C इज फॉर सर्कुलेशन। तो अगर आप नोटिस करें तो द A, B एंड C, they are related to the cardiopulmonary system. Okay, cardiopulmonary system का मतलब क्या है? ऑक्सीजनेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हम जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं, उसके अंदर एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, जिसको हम शायद ये भी कह सकते हैं कि पल्स, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी रेट, एयरवे इज डिफरेंट, उसका जो ताल्लुक है वो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम से। लिहाजा जब हमें कार्डियक सपोर्ट देनी पड़े या जब हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी पड़े, तो वो हमें डिटेल में पता होनी चाहिए कि हम पेशेंट को रेस्पिरेटरी सपोर्ट कैसे देंगे, कहाँ तक बॉडी जो है वो कंपनसेट कर पाएगी और कहाँ बॉडी को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज़ नॉट नॉर्मल फिजियोलॉजी। योर पेशेंट इज सिक, देयर इज सम पैथोलॉजी। नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर हो तो पेशेंट को जितनी भी ज़रूरत होगी, अगर उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, तो जितनी भी ज़रूरत होगी, अगर एक जो एथलीट है वो 100 मीटर्स की रेस कर रहा है या वो एक मैराथन रेस कर रहा है जो तकरीबन 40 किलोमीटर्स तक होती है, और वो कंटिन्यूअस रनिंग करता है 40 किलोमीटर्स तक, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ता, उसके हार्ट और लंग क्योंकि हेल्दी हैं वो कंपनसेट करते रहते हैं। चाहे वो स्प्रिंट कर रहा है 100 मीटर्स, उसको 10 सेकंड से कम में तय करने हैं, तब भी उसको सपोर्ट मिल रही है, उसका हार्ट और लंग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और चाहे उसको लगातार भागना हो तब भी उसको सपोर्ट मिल रही है। लेकिन हम जिस सिनेरियो में बात कर रहे हैं वो नॉर्मल सिनेरियो नहीं है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं है। हम उस सिनेरियो में बात कर रहे हैं जब हमारा मरीज बीमार है, या तो उसको कोई प्राइमरी लंग डिजीज है, या उसको प्राइमरी हार्ट डिजीज है, या कोई और डिजीज है जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश कर रही है। बट देयर इज अ लिमिट फॉर दिस कंपनसेशन। ये अनलिमिटेड नहीं होगी। अगर अनलिमिटेड हो तो फिर हमारा डॉक्टर्स का कोई काम ही नहीं रह जाता। बॉडी खुद ही कंपनसेट करेगी और खुद ही पेशेंट ठीक हो जाएगा। आप इमेजिन करें कि कोई पेशेंट जो है वो भाग दौड़ करके वापस घर आके बैठ जाता है, तो वो डॉक्टर के पास तो नहीं आता, क्योंकि उसकी बॉडी बीमार नहीं है, वो कंपनसेट कर लेती है और उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो बीमार है, जब उसका कोई एक बॉडी फंक्शन सही काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कंपनसेशन में प्रॉब्लम हो रही है और वहाँ हमारी ज़रूरत पड़ रही है। तो हम किस तरह से उसकी हेल्प करेंगे, ये हमें तय करना है। कॉमन प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि हमने वाइटल साइंस देखने हैं पेशेंट के और हमने GCS लेवल देखना है। लेकिन क्या चीज़ें जो बहुत कॉमन, जिस तरह से हमारे क्रिटिकली इल पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, अगर आप देखें तो ये वही चीज़ें हैं बेसिकली जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और क्यों वो चीज़ें हैं इसका भी हमें पता चल रहा है, क्योंकि हमारे पास कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम जो है वो आमतौर पे अफेक्टेड होता है, आमतौर पे, नॉट ऑलवेज।
तो जो कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इसमें नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टैकिपनिया वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाइपोक्सीमिया जो है यानी कि खून में ऑक्सीजन की कमी, इसका हमें कैसे पता चलता है? इसके दो तरीके होते हैं। आप में से कोई बता सकता है क्या हाइपोक्सीमिया का कैसे पता चलेगा हमें? यस, एनीबॉडी? एनीवन? कैन यू हियर मी? Excuse me, can you hear me? यस सर। ओके, तो थोड़ा बताइए हाइपोक्सीमिया का कैसे पता चलेगा हमें? सर हम पल्स ऑक्सीमेट्री से ऑक्सीजन सैचुरेशन देख सकते हैं, या तो साइनोसिस भी हो सकता है वेरी पेशेंट में। गुड, एक्सीलेंट, बिल्कुल यही, दिस इज अ वेरी प्रिसाइज आंसर। तो या तो हम पल्स ऑक्सीमीटर से देख लें और हमें पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर रही है, सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है। दूसरा जो है वो हम साइनोसिस हमें नजर आ जाए, ठीक है, तो साइनोसिस इज अ क्लिनिकल साइन, वो आप क्लिनिकली भी देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेट अपीयर होती है, ठीक है। हो सकता है कि वो उस स्टेज पे अपीयर हो जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल डिटेरियोरेट कर गई हो, लेकिन अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, जो कि हर जगह पे नहीं होता, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि साइनोसिस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट जो है वो सीवियरली हाइपोक्सीमिक है। ओके, तो हाइपोक्सीमिया जो है वो क्लिनिकली आप देख सकते हैं। टैकिपनिया तो आप क्लिनिकली देखेंगे, आप देखेंगे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है, आप जरा सी देर में काउंट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। टैकिकार्डिया भी आप देख लेंगे, हाइपोटेंशन भी आप ब्लड प्रेशर की या हाइपरटेंशन भी आप ब्लड प्रेशर की मदद से, बीपी एपेटस की मदद से आप मेजर कर सकते हैं। हाइपोक्सीमिया जो है वो क्लिनिकली आप साइनोसिस की उसमें देख सकते हैं उसका साइन, लेकिन जो ज़्यादा रिलायबल है वो पल्स ऑक्सीमीटर है, और उससे भी ज़्यादा रिलायबल जो है वो ब्लड गैसेस है। तो ब्लड गैसेस पे हम फिलहाल नहीं जा रहे, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर अब एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा गैजेट है जो कि फ्रीली अवेलेबल है और तकरीबन हर डॉक्टर के पास होता है, तो उसकी मदद से हम देख सकते हैं। और हम इसको प्रेजेंटेशन इसीलिए कह रहे हैं, ठीक है, हाइपोक्सीमिया को हम इसीलिए प्रेजेंटेशन में रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि अब पल्स ऑक्सीमेट्री काफ़ी कॉमन हो चुकी है, ठीक है, अदरवाइज हम इसको प्रेजेंटेशन में ना रखते। टेकिकार्डिया सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, हाइपोटेंशन ऑलरेडी डिस्कस्ड, हाइपरटेंशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 220 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए तो ये सिग्निफिकेंट है। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड दिस इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन। एंड डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट का कैसे पता चलेगा? हमें फौरन पता चल सकता है क्या? अगर हमने मरीज को देखा तो हम देख के बता सकते हैं कि इसको डिक्रीज यूरिन आउटपुट है? यस, एनीबॉडी? जी, कोई जवाब देगा आप में से? जी बताइए। ओके, यूरिन आउटपुट का हमें फौरन नहीं पता चलता, ठीक है। यूरिन आउटपुट के लिए ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को थोड़ी देर मॉनिटर करें, पेशेंट हमारे पास कुछ देर रहे, फिर हम बता सकते हैं कि पेशेंट का आउटपुट कैसा है। बाकी जितने भी ऊपर प्रेजेंटेशंस लिखी गई हैं, ये आप विद इन द फर्स्ट मिनट आप देख सकते हैं। एज सून एज यू हैव सीन द पेशेंट, एज सून एज यू हैव रिसीव्ड द पेशेंट, आपने पेशेंट को रिसीव किया और पहले मिनट के अंदर या 2 मिनट में या 3 मिनट में आप ये देख सकते हैं कि पेशेंट टैकिपनिक है, हाइपोक्सीमिक है, टैकिकार्डिक है, हाइपरटेंसिव है, हाइपोटेंसिव है, और उसकी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। डजंट टेक टू मच टाइम। लेकिन यूरिन आउटपुट में हो सकता है कि ऑन द वे एम्बुलेंस में पेशेंट ने यूरिन पास कर दिया और अब आपने कैथेटर पास किया तो उसमें कोई यूरिन नहीं था, सो डजंट मीन कि पेशेंट को यूरिन पास नहीं हो रहा है या वो यूरिन फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
और ये भी हो सकता है कि जब आपने पेशेंट रिसीव किया और आपने उसको कैथेटराइज किया तो पूरा बैग भर गया, लेकिन हो सकता है पेशेंट रिटेंशन में हो 1 दिन से या 1.5 दिन से या 2 दिन से, और वो एक अगले पिछले 2-3 घंटे का यूरिन ना हो, 6 घंटे का यूरिन ना हो, बल्कि वो 2 दिन का यूरिन हो. सो वी डू नॉट immediately assess the urine output. यूरिन आउटपुट के लिए ज़रूरी होता है कि हम पेशेंट को इमीडिएटली मॉनिटर करें. एज सुन एज वी हैव रिसीव्ड द पेशेंट, हमने पेशेंट का ब्लैडर खाली करना है, कैथेटर पास करके जो यूरिन आता है उसको सैंपल्स के लिए डीआर और कल्चर के लिए प्रिजर्व करना है. और उसके बाद हमने देखना है कि पर आवर हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिन द पेशेंट इज फॉर्मिंग. तो इन द नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स या मे बी इन 6 आवर्स हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट का यूरिन आउटपुट कैसा है. लेकिन किडनी फेलियर को देखने के लिए और किडनी फंक्शन को देखने के लिए और लेवल ऑफ हाइड्रेशन को देखने के लिए यूरिन आउटपुट का जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि जब आप पेशेंट को, डायरिया के पेशेंट्स को, हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स को, हीट एग्जॉस्शन के पेशेंट्स को जब आप रिहाइड्रेट कर रहे होते हैं, या जो पेशेंट ब्लीड करके आ रहे होते हैं उनको आप रिससिटेट कर रहे होते हैं, तो आपने ये बहुत अहम इसका पैरामीटर होता है कि आप देखें कि पेशेंट यूरिन फॉर्म भी कर रहा है या नहीं कर रहा. पेशेंट जो है वो ऑलरेडी शटडाउन में तो नहीं जा चुका है, रीनल शटडाउन में. कुछ और प्रेजेंटेशंस होती हैं, जैसे ब्रेडिकार्डिया है, ये इतनी कॉमन नहीं है. हाइपोपनिया है, ये भी इतनी कॉमन नहीं है. हाइपोपनिया का मतलब ये है वेरी लो रेस्पिरेटरी रेट. ठीक है, जब ये हमने डिस्कस किया था कि अगर रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 8 से कम हो जाए तो पेशेंट क्रिटिकली इल है. ठीक है, तो हाइपोपनिया ये है. इसकी कोई मिसाल देगा आप में से? आप बता सकते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हाइपोपनिया हो जाता है? पेशेंट जो है वो सांस उसका बहुत कम चल रहा होता है, हालांकि उसको ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, but still the patient is unable to breathe. Can you give me an example? Okay. यूजुअली ऐसा होता है इंटॉक्सिकेशंस के अंदर, पेशेंट ने कोई ड्रग ले ली है, सुसाइडल इंटेंट से कोई ड्रग ले ली है, जो कि हमारे जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है उसको जाके सप्रेस कर देती है या डिप्रेस कर देती है, तो ऐसा होता है. या अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन एक बहुत कॉमन वजह जो है, आपने अक्सर सुना होगा कि जी कच्ची शराब पीने से इतने लोग मर गए, फलाना हो गया. अभी पिछले दिनों भी एक वाकया हुआ था किसी पंजाब के किसी गांव में, जिसमें काफी सारे लोग मर गए थे. तो उसमें जो कॉज ऑफ डेथ होता है वो क्या होता है? जो हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, वो सप्रेस हो जाता है और उसकी वजह से पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाता, चाहता है ब्रीथ करना बट कर नहीं पा रहा होता. तो ये हाइपोपनिया के साथ अगर पेशेंट आते हैं तो यूजुअली हम लोग सोचते हैं इंटॉक्सिकेशन के बारे में. इसी तरह से हाई ग्रेड फीवर और हाइपर पायरेक्सिया जो है ये भी एक प्रेजेंटेशन है. कौन सी मेडिकल कॉजेज हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम ये देखते हैं कि यूजुअली हमारे पास क्रिटिकली इल पेशेंट्स आते हैं? ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं? अगर हम ये तो अब तक तो हम सिम्टम्स और साइंस डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें हमें एज अ होल, एज अ कंडीशन ट्रीट करना पड़ता है? ऑब्वियसली हम सारे क्रिटिकली इल पेशेंट्स को एक ही ट्रीटमेंट तो नहीं देंगे. हमें ये डिटरमिन करना होगा कि वो किस वजह से डिटेरियोरेट हुए हैं, उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, किस वजह से उनके ये साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो इस वक्त इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हैं. तो वो कौन कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि लीड करती हैं क्रिटिकल इलनेस को? तो अगर आप देखें तो इसके अंदर सेप्सिस यानी कि सेप्टिसीमिया, ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, कार्डियोजेनिक शॉक यानी कि एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या क्रॉनिक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है. और एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो एक्यूट मायोकार्डियल, जो सबसे कॉमन कॉज है वो क्या है? एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन. इसके अलावा कोई भी वजह जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाए, उससे पेशेंट जो है वो क्रिटिकली इल हो सकता है. शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, अल्टीमेटली एक के बाद दूसरा ऑर्गन, और अगर दो वाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट हो जाएं तो फिर ये एक ऐसा साइकिल बन जाता है जो कि फर्दर जो है ना, ये विशस साइकिल आप उसे कह सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट जो है वो फर्दर फिर डिटेरियोरेट होता रहता है. अगर आप उसको
प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो ये पेशेंट जो है ये फर्दर मोर एंड मोर ऑर्गन्स विल बी फेलिंग। तो अगर वन ऑर्गन फेल्यूर है तो काफ़ी हद तक हालात काबू में होते हैं और आप पेशेंट को ज़्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर दो वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाएं या दो से ज़्यादा वाइटल ऑर्गन्स फेल हो जाएं तो फिर पेशेंट को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। So we know the vital organs, heart, lungs, brain, liver and kidneys. So these are the vital organs. लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर जो फोकस है अभी तक जो फोकस हमने देखा वो किन चीज़ों के ऊपर था, मेनली हार्ट, लंग्स और ब्रेन के ऊपर था, जिससे हमें ये पता चल रहा था कि पेशेंट जो है वो कॉमन प्रेजेंटेशंस जो थी उसमें एक डिक्रीज यूरिन आउटपुट की थी जो कि किडनी से रिलेटेड है। अदरवाइज जो कॉमन प्रेजेंटेशंस हैं दे आर रिलेटेड टू द हार्ट, लंग एंड द ब्रेन. To think about these three vital organs and do not forget the liver and the kidneys, and assess these organs as we have already discussed. So this is one diagram. Okay, आप लोग इस डायग्राम को जरा थोड़ा सा देख लेना, मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ। ये अगर आपको इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रही है तो अपनी जो टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन है डेविडसन की, उसमें जो एक्यूट मेडिसिन या क्रिटिकल इलनेस का जो चैप्टर है उसका ये फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 174, जो आपका वो है 23rd एडिशन का पेज नंबर 174। उस पर अगर आप जाएं तो आपको ये डायग्राम जो है ये बिल्कुल इसी तरह से, ये उसी से डाउनलोड की गई है, इसी तरह से मिलेगी। जस्ट गो थ्रू इट वंस, टेक योर टाइम, 1 से 2 मिनट ले लीजिए, तो फिर हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। ए से शुरू करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। पॉइंटर ऑन करें। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो आर वी डन विद दैट? आपकी थोड़ी रिस्पांस चाहिए मुझे स्टूडेंट्स, आपकी थोड़ी रिस्पांस चाहिए। हिरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? शायद मैसेज में आपका पढ़ नहीं पा रहा, सॉरी, इट्स नॉट क्लियर टू मी। Sorry, I can't hear you. Yes, sir. Okay. सब कुछ ठीक है ना? यस सर, सब ठीक। Okay. सर वो मोस्टली स्टूडेंट्स चैट में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आप अगर चैट ऑप्शन खोलें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जी जी, क्वेश्चंस भी वहीं कर रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है। जी जी सर। हसन बेटा, इसमें चैट की ऑप्शन जो है ना, उसमें अगर तुम्हारे पास आ रही है या मेरे फ़ोन पे चैट की ऑप्शन खोल दो तो फिर मैं उसको साथ साथ देखता रहूँ ना। यहाँ पे ये एक्चुअली फिर उसके ऊपर ओवरलैप कर जाती है ना, फिर वो स्लाइड जो है वो। चलें, जब तक आप लोग इसको देखें फिगर को, जब तक मैं आप देख लेता हूँ ना। अच्छा, ओके।
ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, दूसरी क्लास 11 बजे है तो उसका क्या होगा? ये इसी के साथ ये ख़त्म हो जाएगी क्लास, ये क्या होगा? हम्म साथ नहीं, वो ये सेम स्टूडेंट्स हैं, चलती रहेगी। ओके ठीक है, ओके ओके ठीक है, ऑल राइट। तो अगर आप इसको देखें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे ना, और सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे ना। तो पहला सवाल आता है एयरवे का, इज द एयरवे पेटेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप लोग जो ये क्लासेस लेते हैं ना, ये अपने सेल फोन्स पे ना लें। इसके लिए आप लैपटॉप यूज़ करें, या फिर अपने लैपटॉप को भी अगर आप किसी मॉनिटर के साथ, आपके घर में अगर टेलीविज़न का कोई मॉनिटर स्पेयर में है तो उसके साथ अटैच कर लें, ताकि जो चीज़ें हैं, अब जैसे एक्सरे की इमेजेस हैं या दूसरी ये वाली फिगर है, ये आपके सेल फोन पे बहुत छोटी सी नज़र आएगी और उसमें हम बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे ना, कि जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं होगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज़ अपना या तो लैपटॉप यूज़ करें, या फिर पीसी के साथ मॉनिटर हो, या फिर अपने उसको किसी के साथ कनेक्ट करें, टेलीविजन मॉनिटर के साथ कनेक्ट करें ना। एयरवे के अंदर देखना, ये इज़ द एयरवे पेटेंट। बेसिकली एयरवे तो हमें पता है, टेक्निकली स्पीकिंग एयरवे जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नोज एंड गोज डाउन द एल्वेलाई। लेकिन यहाँ पे जो एयरवे से मुराद है वो क्या है? यहाँ पे एयरवे से मुराद है जो ओरोफेरिंक्स है, ठीक है। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन ये मींस लेटा हुआ है पेशेंट, या गिर पड़ा है, या इतना बीमार है कि वो बैठ नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता, और वो लाइंग पोजीशन के अंदर है और सीधा लेटा हुआ है, जैसे सीधे लेटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो टंग है दैट फॉल्स बैक। टंग हमारी नॉर्मली क्यों नहीं फॉल बैक करती? हम लोग जब सोते हैं, बहुत सारे लोग बिल्कुल सीधे सोते हैं, तो द टंग डजंट फॉल बैक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टोन। एक टोन होती है मसल के अंदर जो उसको पीछे नहीं गिरने देती। लेकिन अगर वो टोन लॉस हो जाए, पेशेंट इतना ज़्यादा डीपली अनकॉन्शियस हो कि वो टोन लॉस हो जाए, उसका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा उसका डिसफंक्शन हो गया है कि वो टोन को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो व्हाट विल हैपन, द टंग विल फॉल बैक एंड इट विल ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे। So this is the one thing that you must look in the first place. A is for airway, ठीक है। अब ये मैनेजमेंट है, ये आप मैनेजमेंट की क्लास शायद आपकी हो चुकी है, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन हमने देखना क्या है, असेसमेंट क्या करनी है, इज द एयरवे इंटैक्ट। और अगर इंटैक्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को फौरन साइड में कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपको घर पे बुलाया गया पेशेंट देखने के लिए, और पेशेंट सीधा पड़ा हुआ है, तो आप ये तो कर सकते हैं कि पेशेंट को करवट दिला दें फौरन, ताकि उसकी जो टंग फॉल बैक कर रही है वो साइड में हो जाए। सेकंड इज द ब्रीदिंग, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अगर हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो फिजियोलॉजिकली ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, या रेस्पिरेटरी रेट इसका बढ़ा हुआ है, और इसकी SpO2 क्या है ना। अब टाइडल वॉल्यूम हम यहाँ नहीं देख सकते, टाइडल वॉल्यूम हम जब भी देख सकते हैं जब हमारा पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है। तो सम ऑफ दीज थिंग्स are not related to you people right now. They are not related to a person who is doing his duty in the or her duty in the ER or in the ward. ठीक है, तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके काम की हैं इस वक्त एट दिस स्टेज, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ वहाँ पे अप्लाई होती हैं जहाँ पे पेशेंट या तो वेंटिलेटर के ऊपर है या फिर HDU के अंदर है। तो बेसिकली एयरवे और ब्रीदिंग के अंदर आपने क्या देखना है, एयरवे में आपने देखना है कि पेशेंट का एयरवे इंटैक्ट है या नहीं है, ब्रीदिंग में आपने देखा है कि पेशेंट की ब्रीदिंग कैसी है, ठीक है। सी इज फॉर सर्कुलेशन। यहाँ पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपने हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को और पेरिफेरल टेम्परेचर को देखना है। लैक्टेट जो है ये मेजर करना हर जगह रेकमेंड किया जाता है कि आप लैक्टेट को मेजर करें, लेकिन लैक्टेट मेजर करना आसान नहीं है, इसकी रिपोर्ट बहुत दिनों में आती है और इट्स नॉट फ्रीली अवेलेबल। बहुत कम जगहें हैं, पाकिस्तान के बहुत कम अस्पताल हैं जिनमें लैक्टेट की सहूलत मौजूद है। यूरिन आउटपुट दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो सर्कुलेशन का ताल्लुक यूरिन आउटपुट से क्यों है, क्योंकि अगर हाइपोटेंसिव रहता है पेशेंट बहुत देर तक हाइपोटेंसिव रहता है, तो
उसका जो यूरिन आउटपुट है वो फॉल कर जाएगा, उसको वो प्रेशर नहीं मिलेगा जो कि किडनी को परफ्यूज कर सके, तो पेशेंट जो है वो रीनल शटडाउन में चला जाता है। डी इज द डिसेबिलिटी, ये आपकी असेसमेंट चल रही है। डिसेबिलिटी मींस लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस, और डिलीरियम, डिलीरियम मींस जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिलीरियम का मतलब ये होता है कि न्यू लेवल ऑफ कंफ्यूजन। अगर कोई कंफ्यूजनल स्टेट पेशेंट ने डेवलप की है तो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ सेंसोरियम या डिलीरियम, ये इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। और डिलीरियम जो है वो डिलीरियम स्क्रीन जो है आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि आपका पेशेंट कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है, उसको आप बिठा रहे हैं तो उठ के जा रहा है इधर उधर, बाज़ दफ़ा पेशेंट्स को जो है वो कंस्ट्रेंट्स आपने अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके हाथ पाँव भी बांधने पड़ते हैं और उसको पता नहीं चल रहा वो क्या बोल रहा है, इररेलेवेंट स्पीच है उसकी, तो इस मीन्स के वो कंफ्यूजनल स्टेट के अंदर है। एंटेरल इज फॉर एक्सपोजर, ये आपने पेशेंट को देख, एंटेरल एंड एक्सपोजर, नॉट फॉर एक्सपोजर, एंटेरल एंड एक्सपोजर। एंटेरल इज द इंटेस्टाइन एंड एक्सपोजर, आपने पेशेंट को पूरा एक्सपोज करना है, देखना है। ये आमतौर पे वहाँ ज़रूरत होती है जब आप पेशेंट को देख रहे होते हैं कि कोई इंजरी तो नहीं हुई है ना, कोई इंजरी के साथ तो नहीं आया है पेशेंट, तो हमारे केस में ऐसा नहीं है, लेकिन हम एब्डोमेन पे हाथ रख के ज़रूर देखेंगे कि पेरिटोनाइटिस वगैरह तो नहीं है। बहुत सारी दफ़ा पेशेंट जो है वो क्रिटिकल इलनेस में जब आता है तो वो एब्डोमिनल पैथोलॉजीज के साथ आता है, या तो पेनक्रेटाइटिस होता है या पेरिटोनाइटिस वगैरह होता है उसको। ये वो चीज़ें हैं जो कि आप वक्त के साथ साथ मैनेज करते हैं, इनको हम अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो गो थ्रू दिस डायग्राम अगेन एंड अगेन, दिस इज अ वेरी यूजफुल डायग्राम। पहले स्टेप के अंदर जो मैंने आज आपको बताया है ये आप पढ़िए, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी। और जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लोग काम करेंगे ईआर के अंदर, और जैसे जैसे आप लोग फर्दर काम करेंगे, आप में से जो लोग फिर मेडिसिन को ऑप्ट करेंगे उनको ये सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, जो कि इनिशियल असेसमेंट का पार्ट है, वो ये देखना है कि एयरवे इंटैक्ट है या नहीं है, ब्रीदिंग कैसी है पेशेंट की, और सर्कुलेशन के अंदर ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसका रेस्पिरेटरी रेट कैसा है, उसका पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग कैसा है, और उसकी SpO2 कैसी है। फिर यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अगर आप इसको, अब आप इसको सारी जो हमने चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं इसको आप रिवाइंड करके देखें, रिकैप करें, तो आपको पता चलेगा कि देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू लुक फॉर इनिशियल असेसमेंट के अंदर। दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। और फिर हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं which is the, this is the last slide. बेटा ये स्लाइड नहीं शिफ्ट हो रही है ना, मेरे ख्याल पॉइंटर ऑन हुआ है तो वो इसका जो इसको डिसेबल कर दो। So this was about the initial assessment. This was not a comprehensive assessment. और comprehensive assessment के अंदर आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा है कि उसमें एक डिटेल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, लेबॉर्ट्री टेस्ट हैं। अगर आप लेबॉर्ट्री टेस्ट पे दोबारा से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर हेमेटोलॉजी है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, कल्चर्स हैं, इमेजिंग है, ECG है, एक्सरे है, CT स्कैन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप जब कंप्लीटली आप ये सब चीज़ें कर चुके होते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वेयर लाइज द प्रॉब्लम। हमारा ये काम है, हमारा जो टास्क है एट दिस स्टेज वो क्या है, हमारा टास्क ये है कि हम ये देखें इस चीज़ को हम रियलाइज करें कि हम बीमारी की शिद्दत को, सिकनेस या इलनेस की शिद्दत को समझ रहे हैं। कैसे समझेंगे, जब हमने वो वाइटल्स का पेज हमारे सामने खुल जाएगा कि इसका पल्स रेट इतने से इतना है, इसका रेस्पिरेटरी रेट इतने से इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, या इसका ब्लड प्रेशर इतने से इतना है, और इसका GCS कैसा है, और हमें एक फर्स्ट एड उसको प्रोवाइड करनी है। हमें
बाकी टीम को रिक्रूट करना है, या अगर हम टीम को रिक्रूट नहीं कर सकते तो हमें पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है, और अगर पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल के अंदर है तो हमें अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ केयर में उसको भेजना है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इनिशियल असेसमेंट ऑफ द क्रिटिकली इल पेशेंट. आप लोग इस प्रेजेंटेशन को दोबारा से जब पढ़ेंगे तो आपको मे भी ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा. सो हियर वी फिनिश. हमारी आज की पहली प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई है. इन 10 मिनट्स टाइम विल बी स्टार्टिंग द अदर प्रेजेंटेशन. वो आज की मुख्तसर प्रेजेंटेशन है, उसमें हम एक रिकैप करेंगे जो हमने नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पढ़ा था और कुछ इमेजेस देखेंगे. तो आज की जो हमारी रेडियोलॉजी की क्लास है, इट वुड बी अ शॉर्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच. मैं अपने इसको शिफ्ट कर रहा हूँ जब तक आप लोग अपना whatever you want to take a break. Thank you very much for that.